अंदर एक मान लो इवेंट है, दैट इवेंट का नाम है, इवेंट इज E1 एंड इसको कहा जा रहा है नंबर ऑफ फेस कार्ड. So number of elements in even E1 is written like this, NE1. That will be how much? Sir, 12. So it is face, each and every color, each and every shape contain 3 face cards. So total there is 12 number of face cards. अगर एक दूसरा event बने N2 such that N2 is number of face card of black, ऐसे भी दे सकता है. So number of event in E2 will be 6. that will be 6. yeah. So इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आसान आसान हम लोग अभी सीखेंगे. उससे पहले मैंने कहा था कि ये कुछ टॉपिक तुम लोग देख लेना एक बार घर पे. तुम लोगों ने देखा है कि नहीं, आई डोंट नो. इसको हम लोग क्विकली ओवर कंप्लीट करके आगे चलते हैं. दैट इज, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. सो everyone know about these two terms, that what do you mean by mutual and what do you mean by exclusive. Mutual का मतलब होता है एक दूसरे के साथ, है ना. Mutual means one with another. So suppose this is A, this is B, इनके बीच में अगर मैं कोई बात कर रहा हूं, that is called mutual. And exclusive means what? Yes, Which is excluded for both. there is nothing common in between them. That is why they call exclusive, है ना. Exclusive edition by Honda motorcycles. Exclusive edition मतलब वैसा मोटरसाइकिल और किसी के पास नहीं मिलेगा तुम्हें, है कि नहीं. Exclusive मतलब no, nothing is. Yes, sir. So if मैं यहाँ पे शॉर्ट में बताते चल रहा हूँ, मैं डेडिकेटेड पूरा नोट्स नहीं लिख रहा हूँ, बुक में है, तुम लोग पढ़ सकते हो. If intersection of the two event is null, means nothing is common in between them, then A and B are called mutually exclusive. Means sir वो दोनों disjoint sets होंगे तो. Yes, mutually exclusive is actually called disjoint in nature. ठीक है. सो दो इवेंट को डिसजॉइंट इवेंट कह सकते हो या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कह सकते हो. ये टर्म बार बार बुक में दिया रहता है, क्वेश्चन में दिया रहता है. ठीक है. सो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इफ एंड ओनली इफ देयर इज नथिंग इन कॉमन बिटवीन देम. ठीक है. तो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं इसका. फर्स्ट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. ठीक है. सो सपोज करो दो इवेंट में ड्रॉ कर रहा हूं, E1 एंड E2. E1 है नंबर ऑफ ओके, वेट अ मिनट. Sir, ऐसा ले सकते हैं when we roll a dice, then number of even outcomes and E2 will be number of odd outcomes. यस, दे सकते हो, व्हाई नॉट. सो फॉर डाइस के लिए अगर तुम बोलोगे, सो नंबर इवन appear in die, एंड यहां हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑड appear in die. सो ये हो जाएगा हमारा 2 4 6 और ये हो जाएगा हमारा 1 3 5. सो देयर इज नथिंग इन कॉमन बिटवीन E1 एंड E2. दैट इज व्हाई दिस टू इवेंट्स आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. नाउ मैक्सिमम कंफ्यूजन जो जनरेट होता है, इसको अच्छे से सुनना, वो यहां होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड सेकेंड जो था हमारा म्यूचुअली इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट सुनते ही लोग सोचते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली इंडिपेंडेंट एक ही चीज होता हो, बट ऐसा नहीं है. इंडिपेंडेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? यस,
What do you mean by the term Sir, which is not depend on anyone. yes, that is true, but in the sense of event कैसे बताओगे? जैसे कि कोई एग्जांपल बताओ जो इंडिपेंडेंट हो. Sir, like tossing a coin and rolling a die. Yes, tossing a coin and rolling a die are two, actually they are two random experiment, they are not events. Okay, एक कॉइन को मैंने टॉस किया, एक डाई को मैंने रोल. No, sir. If we take a event from them, then they will be independent events. Yes, they are independent event because the random experiment itself is independent. लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? Yes, sir. रैंडम एक्सपेरिमेंट में हमारे पास दो इंडिपेंडेंट इवेंट बन सकते हैं. इज इट पॉसिबल अनंत? Sir, तब तो एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसमें दो इंडिपेंडेंट इवेंट बन सकते हैं. सर तब तो डिपेंड करने लग जाएंगे दूसरे पर. नहीं, जरूरी नहीं है डिपेंड करें. क्यों डिपेंड करें? ऐसा हो सकता है कि दो इवेंट, दो इवेंट एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट के हो लेकिन वो एक दूसरे में आपस में डिपेंड ना करें. दैट इज पॉसिबल. ओके, सो इफ occurrence of one event is completely not depend on occurrence of another event, then they are called mutually independent. Sir, just a minute, let me complete this. So suppose A and B are two events of a random experiment, and in this case the probability of A intersection B, इसको हम लोग बाद में प्रूव करेंगे, मैं बार बार बता दे रहा हूँ, अभी तक हम लोग प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन में नहीं आए, बट यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, ये याद रखना. अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, that will be equal to probability of A into probability of B. This is the characteristics of independent event. हाँ बोलो, आप क्या बोल रहे थे? सो ऊपर वाला होगा म्यूचुअली इंडिपेंडेंट. म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इन द सेंस, अगर बोलोगे एक ही डाई को मैं थ्रो कर रहा हूं, उसके बाद जब सेकेंड बार मैं थ्रो किया, ठीक है, जैसे मान लो एक डाई को मैं थ्रो कर रहा था, ये मेरे पास डाई है, ठीक है, इस डाई को तुमने लिखा पहला इवेंट E1, दैट आई थ्रो द डाई, और ये ऑड आएगा तो ये मेरा इवेंट होगा. फिर इसी डाई को सेकेंड टाइम तुम थ्रो कर रहे हो विदाउट एनी प्रायर कंडीशन कि पहले क्या आया था नहीं आया था, अगर वो यहाँ नहीं दिख रहा है तुमको, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो फिर मैं इसको बोलूंगा ये E1 के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा E2. तो ऐसा कोई तो कंडीशन यहाँ नहीं लिखा हुआ है ना, दैट इफ ऑड, यस सर. इफ इवन अपीयर देन रोल द डाइस ट्वाइस, मान लो ऐसा कुछ होता. yes, obviously here E1 and E2 are also independent. E1 and E2 are independent. लेकिन मान लो क्वेश्चन ऐसा होता, E1 इवेंट है नंबर ऑफ इवन अपीयर, ओके. E2 होता इफ ऑड अपीयर्स डाई रोल ओनली वंस, एंड इफ इवन अपीयर रोल द डाई ट्वाइस. मान लो ऐसा क्वेश्चन होता, तो अब E2 जो है वो E1 पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि यस सर. इवन आ रहा है, मुझे डाई को 2 बार रोल करना पड़ रहा है, तो ऐसा इवेंट बताया गया. So at that condition it is dependent, otherwise it is independent. Okay? Yes sir. So ये हो गया हमारा, दो चीज यहां से कंप्लीट हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट. नाउ हो रहा है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव. नाउ एवरीवन नोज व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअली एग्जॉस्टिव. वर्ड का मतलब हिंदी में क्या कहते हैं? एग्जॉस्टिव मतलब हिंदी में
सर जो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। नहीं, एग्जॉस्टिव का मतलब होता है संपूर्ण। हिंदी में संपूर्ण मतलब पूरा, ठीक है। यस। तो अगर दो इवेंट मिलके पूरा सैंपल स्पेस बना दे तो ऐसे दो इवेंट को कहा जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एक्सक्लूसिव, ओके, सॉरी, exhaustive, my mistake, mutually exhaustive. So third one is your mutually exhaustive. म्यूचुअली एग्जॉस्टिव का मतलब संपूर्ण, ठीक है। तो सपोज करो इवेंट ए है हेड हेड टेल टेल, और इवेंट बी है सर पीछे वाला भी तो होगा। टेल हेड, ठीक है। मान लो ये दो इवेंट मैंने लिया फ्रॉम टॉसिंग अ टू कॉइन्स। दो कॉइन को मैंने टॉस किया और ये पहला है ऑल हेड और ऑल टेल, और ये है आई वन हेड वन टेल। अब अगर मैं इन दोनों को कॉम्बाइन कर दूं, यूनियन कर दूं ए और बी का, तो मुझे क्या मिल जाएगा? हेड हेड टेल टेल हेड टेल एंड टेल, सर पूरा सैंपल स्पेस मिल जाएगा। which is nothing but entire sample space. So that kind of events are called mutually exhaustive event. अनंत समझ में आया ये? हेलो, क्लियर और नॉट? सर और एक बार बता दीजिए प्लीज। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कंफ्यूज मत होना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव याद रखोगे, एक्सक्लूसिव एडिशंस ऑफ समथिंग, कुछ नया आया है जो किसी के पास नहीं है, तो उसको कहा जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो ऐसे दो इवेंट के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ये इसका कंडीशन है। उसके बाद मैंने बताया इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब एक का ऑकरेंस दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे तुम्हारा एक दोस्त है ए और तुम हो बी। अब ऐसा बात है कि ए अगर स्कूल नहीं जाएगा तो तुम भी स्कूल नहीं जाओगे, तो तुम लोग एक दूसरे पे डिपेंड करते हो। और ऐसा है कि ए स्कूल जाए या ना जाए तुमको फर्क नहीं पड़ता, तुम स्कूल जाओगे। तो तुम लोग क्या हो, एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट हो। दोस्त तो हो, एक ही स्कूल से हो, लेकिन एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हो। दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और फिर मैंने लास्ट में बताया म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव मतलब हिंदी में इसको कहते हैं संपूर्ण। संपूर्ण हिंदी और संस्कृत दोनों में कहा जाता है, नहीं? संपूर्ण मतलब यस सर। के पूरा बना देगा। अगर दो इवेंट को मिला लो, यूनियन कर दो, तो ये पूरा अगर सैंपल स्पेस बना देता है, तो ऐसे इवेंट्स को कहा जाता है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। नाउ इज इट क्लियर? सर यस। सर वो इवन ऑड वाला तो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी होगा ना? यस यस, इट इज ऑल्सो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, बिकॉज इन दोनों को देखो, E1 यूनियन E2 करोगे तो ये हमारा पूरा आ रहा है 1 2 3 4 5 and 6, which is sample space. Therefore E1 and E2 are mutually exhaustive. ऐसा नहीं है कि जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है वो एग्जॉस्टिव नहीं हो सकता है, ऐसा मत सोचना। वो भी यहाँ पे तुम लोग आंख के सामने है, देखो ये E1 और E2 इंडिपेंडेंट भी है, एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है, ऐसा हो सकता है। इज इट क्लियर नाउ अनंत? यस सर। यस सर। ओके, सो नेक्स्ट इज कॉल्ड, व्हाट इज कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट। ये सबसे ज्यादा बार सुनने मिलेगा तुम लोग, इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट हुआ और आपको पता नहीं उसका जो आउटकम है उसमें से कौन सा आउटकम आने वाला है ना। जैसे कि मान लो मैंने कॉइन को टॉस किया, एक रुपए का कॉइन है तुम्हारे पास, इसको तुम टॉस करोगे तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। क्या तुम कह सकते हो कि कितना बार हेड आएगा कितना बार टेल आएगा? नो सर। इफ वी अनेबल टू आंसर वन दिस ऑकर और दैट ऑकर, मीन दोनों का इक्वल चांस है आने का, दे आर इक्वली लाइकली कम।
So that kind of events are called equally likely events. जैसे कि टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन को मैंने टॉस किया तो E1 है मेरा ऑकरेंस ऑफ हेड और E2 है ऑकरेंस ऑफ टेल, दे आर इक्वली लाइकली. दूसरा एक्सपेरिमेंट सोचो, मैंने एक डाई को रोल किया, अब यहाँ पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या फिर 6 आ सकता है, किसी को नहीं पता कि क्या आएगा. सो ये इंडिविजुअल, अगर मैं इसको इवेंट पकड़ू, इसको E1 पकड़ू, इसको E2 पकड़ू, इसको E3 पकड़ू एंड सो ऑन अप टू इसको E6 पकड़ू, तो मैं कह सकता हूं कि ये सारे इवेंट एक दूसरे के साथ इक्वली लाइकली है. Yes, sir. Just a minute. So I hope now you understand what do you mean by equally likely. Sir, the odd even example also No, holds no, good no, no, here that is also. not equally likely. No. This time you are, Why, sir? it is not equally likely. Equally likely word का मतलब क्या होता है? E1 और E2. ठीक है, इसमें से कौन सा ऑकर कर रहा है? ये कंपाउंड इवेंट हो गए हैं. कंपाउंड इवेंट क्या होते हैं? कंपाउंड इवेंट को इक्वली लाइकली हम लोग नहीं कह सकते. एलिमेंट्री जो इवेंट्स होंगे सिंगल सिंगल वाले, उसमें हम लोग का इन दोनों का प्रोबेबिलिटी समझ में आएगा. और ये फ्यूचर में हम लोग समझेंगे इसको इक्वली लाइकली बोलने के लिए सेम प्रोबेबिलिटी होना जरूरी होता है, इसीलिए मैंने अभी नहीं बताया वो. Okay, sir. इतना ही याद रखो Okay, sir. कि अगर एलिमेंट्री इवेंट है तो इक्वली लाइकली है. कंपाउंड भी होता है लेकिन वो बाद में हम लोग देखेंगे. इक्वली लाइकली मतलब सेम प्रोबेबिलिटी और कुछ नहीं. अगर E1 और E2 का सेम प्रोबेबिलिटी आया इस एग्जांपल में, जो कि आता है एक्चुअली, तो इक्वली लाइकली भी होगा. सेम प्रोबेबिलिटी मींस इक्वली लाइकली. सिंपल वर्ड में अगर मैं लिख दूं यहां, सिंपल वर्ड में इक्वली लाइकली मतलब सेम प्रोबेबिलिटी. अब इतना सारी बातें हमने कर लिया किसके ऊपर? प्रोबेबिलिटी के ऊपर. लेकिन अभी तक हमें पता नहीं है प्रोबेबिलिटी कहते किसको है. एक मूवी आया था बहुत दिन पहले अमिताभ बच्चन का, 3 पत्ती. पूरा मूवी जो है वो इस प्रोबेबिलिटी थ्योरी के ऊपर है. उसमें अमिताभ बच्चन एक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर रहते हैं और वो प्रोबेबिलिटी पे रिसर्च करके उनको पता चल जाता है कि कौन सा ताश का कौन सा पत्ता आने वाला है. तो उसके ऊपर वो फिल्म है. तो उस फिल्म को देख के प्रोबेबिलिटी नहीं सीख पाओगे तुम लोग, बट प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है साधारण भाषा में. तो प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ समथिंग. क्या चांस है कि ये चीज ऑकर होगा. जैसे क्या चांस है कि कल बारिश होगा. पता है तुम लोगों को क्या चांस है? कोई बता सकता है? कैसे Sir, बता, कोई चांस नहीं है. कैसे मापते हैं चांस होगा या नहीं? सोचो, ये रियल लाइफ चीजें हैं कि हम लोग कैसे मापेंगे. Sir, on the earlier events. यस, ऑन द अर्लियर इवेंट और ऑन द कंडीशंस. ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि क्या चांस है कि कल सुबह होगा, कल सूरज निकलने वाला है, तो तुम लोग क्या बोलोगे? 100%. Sir, 100% chance है. 100% चांस. अगर मैं बोलूं क्या चांस है कि कल सूरज नहीं निकलेगा, तो तुम लोग बोलोगे 0% चांस है कि नहीं? It is impossible event. यस. सो इन बिटवीन दिस टू है ना, एक हम लोग का हो रहा है 0%, सॉरी नॉट डिग्री, 0% या 0% टू 100% चांस. इसके बीच में जो भी हम लोग का होता है दैट इज यू कॉल्ड द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी. इफ समथिंग इज 0% चांस देन इट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल. And if something is 100% means it is always Sure event. yes, it is always possible. So अब ये तो हो गया मेरा साधारण सवाल जो सुन रहे थे. अगर मैं बोलूं रियल लाइफ में कि हम लोग कैसे मापेंगे किसी चीज को, मेजर करना है मुझे,
द चांस ऑफ ऑकरेंस को मेजर करना है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस चैप्टर। हमें कैसे मेजर करना है, तो इसका जो दो डेफिनेशन सबसे पहला आता है उसको देख लेते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन को कहा जाता है क्लासिकल डेफिनेशन। क्लासिकल डेफिनेशन, और यही काफी है तुम लोग के लिए। क्लासिकल सर एग्जाम में तो सम करने देगा, ये सब तो देगा ही नहीं। नहीं देगा, पर फिर भी तुम लोग को पता होना चाहिए एटलीस्ट। डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं मैं, डेफिनेशन एज इन फॉर्मूला। यस स्टैटिस्टिकल जो है, स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी वाला जो है फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन जो है वही एक्चुअल डेफिनेशन है। लेकिन जब शुरुआत हुआ था प्रोबेबिलिटी का, तब सबसे पहला डेफिनेशन जो आया था उसको कहा जाता है क्लासिकल डेफिनेशन। क्लासिकल डेफिनेशन सिंपल है, मैं इसमें कुछ भी नहीं लिखूंगा। इसमें ये बताया जाता है कि सपोज करो एक कॉइन को टॉस करते हैं हम, ठीक है। एक सिंपली ऐसे सपोज करो मैंने कॉइन को टॉस किया, एक बार किया, हेड आ गया, ठीक है, ऐसे सोचो। दूसरी बार मैंने किया, फिर से हेड आया। तीसरी बार मैंने किया, इस बार टेल आ गया। फिर मैंने चौथी बार किया, इस बार भी टेल आया। फिर मैंने पांचवी बार किया, इस बार भी टेल आया। फिर हेड आ गया, फिर टेल आ गया। फिर मान लो लगातार 5 बार हेड आ गया। यस सर। फिर मान लो 2 बार टेल आया। फिर एक बार हेड आया। फिर मान लो 3 बार टेल आया। ऐसे ही तो हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। सोचो अब यस सर। ये एक्सपेरिमेंट को 10,000 टाइम्स अगर मैं करूं, सपोज करो मैंने एक नंबर ले लिया, सपोज 10,000 और मोर, इतने टाइम अगर मैं करूं और मैं काउंट कर रहा हूं कि कितने बार हेड आ रहा है, कितने बार टेल आ रहा है, तो अगर मैं इसे इनफाइनाइट 10,000 तक करूं, सपोज 10,000 तक अगर मैं करूं, तो क्या वहां पे चांसेस है कि 5,000 बार हेड आ जाए ऑन एन एवरेज और 5,000 बार मेरा टेल आ जाए ऑन एन एवरेज? ज्यादा कम भी तो हो सकता है सर। ज्यादा कम भी हो सकता है ऑब्वियसली, पर ऐसा चांस है तो। सपोज करो ऐसा होगा कि 4,000 बार हेड आ गया और सपोज करो 6,000 बार टेल आ गया। फिर इसको और बढ़ाओ, इसको 1 लाख टाइम कर दो, 10 लाख टाइम कर दो, एंड सो ऑन अप टू बहुत बार अगर हम लोग करेंगे, बहुत ज्यादा हाई अमाउंट तक करेंगे, तो ये जो डिफरेंस है ये मिनिमाइज होने का चांसेस है। यस सर। कमते कमते एक ऐसा टाइम आएगा जब देखा जाएगा कि ये 50% हो रहा है हेड और 50% हो रहा है टेल, है कि नहीं? यस सर। अनंत, ये बात समझ में आया जो मैं एकदम कॉन्सेप्चुअल वर्ड कह रहा हूं, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। सो टॉसिंग अ कॉइन, अगर एक कॉइन को मैं टॉस करता हूं और इसे मैं बहुत बार करूं, मतलब ऑलमोस्ट इनफाइनाइट टाइम्स, तो उसमें दो तरह के इवेंट जो थे वो इक्वली लाइकली हो जाएंगे। मतलब दोनों का चांस ऑफ ऑकरेंस जो है वो सेम हो जाएगा। और यहीं से आइडिया आया कि प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट भी किया जा सकता है। सो प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने का जो डेफिनेशन है वो है, जस्ट अ मिनट, लोगों का बुक में क्या देता है, लोगों का बुक में सर हमको सिखाया गया था, बताएंगे वो वाला। फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन लिख देता है लोग सीधे। तुम लोग में पहले क्लासिकल जो डेफिनेशन है, अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए, दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इवेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस। ठीक है, साधारण सा एक डेफिनेशन ये बन गया। इज इट ओके? तो यहां से देखो कैसे प्रोबेबिलिटी, यस सर। यहां से कैसे प्रोबेबिलिटी निकलेगा, मैं फिर से एक बार लिख लूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए, रीड देखो ऐसे ही करना है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। ये है नंबर ऑफ एलिमेंट सर पहले ए को डिफाइन करना होगा ना ऊपर। इन इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। अब देखो मैं जानबूझ के थोड़ा डिटेल्स में बता रहा हूं।
जैसे कि अब मैंने अभी एग्जांपल दिया था टॉसिंग अ कॉइन, सो इसका सैंपल स्पेस बना लो। सैंपल स्पेस है हेड एंड टेल। एक इवेंट E1 बना लो, दैट इज ऑकरेंस ऑफ हेड। E2 जो है वो है ऑकरेंस ऑफ टेल। सो ऑकरेंस ऑफ हेड का इवेंट क्या होगा? ओनली H। एंड ऑकरेंस ऑफ टेल का इवेंट क्या है? ओनली टेल। yes or no? So NE1 is 1 and NE2 is also 1। E1 में कितने सारे एलिमेंट है? सिर्फ एक एलिमेंट है। E2 में कितने एलिमेंट Yes, sir. एलिमेंट है? और सैंपल स्पेस में कितने सारे एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। 2 elements. इनटू प्रोबेबिलिटी, इवेंट E1 का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा NE1 by NS, that will be equal to 1/2, and probability of event E2 will be NE2 by NS, which is 1/2। so देखो 50% चांस आ गया। जो मैंने यहाँ बताया पीछे वाले स्लाइड में कि अगर 2 इवेंट हो रहे हैं और मैं उसको बहुत बार रिपीट करूं तो उनका चांसेस ऑफ ऑकरेंस जो है वो 50% हो जाए। उसको मैंने मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लिया। समझ में आया कि नहीं? बोलो क्लासिकल डेफिनेशन अनंत। सर उसको परसेंट में लिखना जरूरी है क्या? नहीं, ये मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को कि अभी जो हमने कैलकुलेट किया था वो मैथमेटिकली भी हमने प्रूव कर दिया। यस सर। लेकिन यहाँ से ना जो मैथमेटिशियंस हैं उनके बीच में झगड़ा होना शुरू हो गया इस डेफिनेशन को लेकर। झगड़ा क्यों? रीजन ये है कि ऐसा बात है कि अगर हेड और टेल मैंने किया, मान लो इस एक्सपेरिमेंट को मैंने एक ही बार किया, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा ना। तब तो ये डेफिनेशन मेरा काम नहीं आ रहा है, तब तो 100% हेड है, 0% टेल है। अगर मैंने इस एक्सपेरिमेंट को 2 बार किया तो क्या चांस है कि एक हेड आएगा एक टेल आएगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों हेड आ जाए या दोनों टेल आ जाए। यस सर। ये हो ही सकता है। तो यहाँ पर जब ये क्लासिकल डेफिनेशन था, ये जो क्लासिकल डेफिनेशन है, इस क्लासिकल डेफिनेशन में ये बात कहना ये लोग भूल गए थे कि एक्सपेरिमेंट को बहुत बार करो, इतनी बार करो व्हेन n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तब जाके ये फॉर्मूला वैलिड होता है। तो जो एक्चुअल डेफिनेशन है उसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन। वो मैं अभी लिखूंगा, पर उससे पहले अनंत, दीपक बता दो ये क्लियर है कि नहीं? सर इट इज क्लियर टू मी। अनंत Yes, sir. क्लियर? ओके, सो सेकेंड डेफिनेशन कुछ भी अलग नहीं है, बस ये जो कमी था उसको पूरा कर दो। उसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन। फ्रीक्वेंसी और एम्पेरिकल और स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन। इसमें कहा जाता है दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी fa। ठीक है, ये fa क्या है? इस fa को लिखा जाता है, मैं नीचे लिख दूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट ए। no, this is called frequency ratio। okay, fa is called frequency ratio of a, जिसका मतलब वही है na नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवन a डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल्स। इसी को फ्रीक्वेंसी रेशियो कहा जाता है। पिछला बार जो हम लोग प्रोबेबिलिटी बोल दिए थे, एक्चुअली उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी रेशियो बोलेंगे। ठीक है, सो दिस इज लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी na डिवाइडेड बाय ls। ठीक है, लेकिन तुम लोग जब न्यूमेरिकल करने जाओगे ना तो ये लिमिट विमिट लिखने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम्स करते वक्त हम लोग इसी से सारा
सॉल्यूशन करेंगे। तो एज्यूम कर लेंगे कि एक्सपेरिमेंट को बहुत बार किया गया, इनफाइनाइट टाइम्स किया गया। ओके सर। सर वहाँ पर लिख दिया कि यहाँ पर लिख दिया गया इतने बार ही किया गया, तब हम नहीं कर नहीं पाएंगे ना, ऐसा निकाल नहीं ऐसा पाएंगे बिल्कुल नहीं प्रोबेबिलिटी। देगा, ऐसा दे ही नहीं सकता क्वेश्चन, क्योंकि जो लोग प्रोबेबिलिटी का सम्स कर वो वैसे किया ही नहीं जा सकता। अगर तुम लोग को बोल दे कि 5 बार किया गया एक्सपेरिमेंट, तो वो प्रोबेबिलिटी से बनेगा नहीं। प्रोबेबिलिटी के लिए तब तो उसका प्रोबेबिलिटी डिफाइन नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल डिफाइन नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी का कंडीशन यही है कि इक्वली लाइकली इवेंट, पहले ही तुमको देखना क्वेश्चन पढ़ोगे, इसीलिए क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन में लिखा रहता है द 2 इवेंट्स आर इक्वली लाइकली, मतलब पहले ही तुमको बोल दिया कि वो इक्वली लाइकली इवेंट है, मतलब वो बहुत बार किया गया, 1000 टाइम्स किया गया, तभी जाके यहाँ पे देखो इक्वली लाइकली आया था ना हमारा। बहुत बार हम लोग कर रहे थे तब जाके इक्वली लाइकली हो रहा था। इज इट ओके? यस सर। सो अब जैसे कि एक दूसरा एक्सपेरिमेंट जो हम लोग बार बार कर रहे थे, दैट इज डाई वाला। टॉसिंग अ डाई, अगर हम लोग रोलिंग अ डाई अगर करें या थ्रोइंग अ डाई करें, तो उसका सैंपल स्पेस हमारा होता था 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर एक यहाँ पे मैं इवेंट ले सर E1, यस सर एक आउट ऑफ टॉपिक डाउट था सर। ओके, लेट मी कंप्लीट दिस देन आस्क। ओके सर। नंबर इवन ऑकर एंड E2 है प्राइम नंबर ऑकर। दोनों का प्रोबेबिलिटी निकालो फटाफट। PE1 और PE2 कितना होगा? सर हाफ। PE1 and PE2. So number even is what? 2, 4 and 6, and prime number is यस सर 2 3 and 5। 2, 3 and 5. So here number of element in event E1 by ns, and also it is NE2 by ns. So if you calculate, it is 3 by 6, 3 by 6, so half. अनंत आया तुम्हारा? हेलो, यस सर। ओके बताओ अब क्या है प्रॉब्लम है? सर डाइस और डाई में क्या डिफरेंस होता है? डाइस मतलब प्लूरल, डाई मतलब सिंगुलर। एक बार अगर थ्रो करोगे तो डाई लिखोगे, 2 डाई को एक साथ थ्रो कर रहे हो तो डाइस बोलते हैं। ओके सर, आई अंडरस्टूड सर। ओके देन आई विल सेंड यू लिंक विद इन फ्यू मिनट्स। ओके, तब तक तुम ओके सर। एक बार बुक में जो है डेफिनेशंस देख लो। Within 1 or 2 minutes, I'll send you another link to join, and then we'll solve some basic theorems related to probability. Okay.